गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मूल्यांकन की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रमुख रूप से 3 बातें आती हैं, जिनमें मैंने आपको बताया था मूल्यांकन, मापन और आकलन। मूल्यांकन और आकलन में आपको बता चुका। अब बात करते हैं मापन की। मापन का सामान्य संप्रत्यय मैंने आपको समझा दिया था। मापन का तात्पर्य होता है किसी भी चीज़ को मापना, तोलना या नापना मापन कहलाता है। जैसे 1 किलो, 5 लीटर, 10 मीटर, 60%, 90%, डिक्टेशन मार्क्स, ये सब चीज़ें मापन की श्रेणी में आती हैं। यह किसका उत्तर देता है, कितने का उत्तर देता है, कितना, कितने परसेंट, कितना, आधा किलो, 1 किलो, 500 ग्राम, 250 ग्राम, इन सब का उत्तर मापन में दिया जाता है। यानी जिसे हम नाप सकें, माप सकें, तोल सकें, उसे हम मापन कहते हैं। मापन की परिभाषा देते समय विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे, जिसमें सबसे पहले विचार थार्डनडायक महोदय ने रखा, जो बहुत ही लर्नेड जो है मनोवैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने लिखा है जो कुछ अस्तित्व में है, यानी जो कुछ भी हमें दिख रहा है, जिसको हम छू सकते हैं। क्या मेरी नॉलेज को आप छू सकते हैं? नहीं छू सकते, तो इसको हम मापन की श्रेणी में नहीं रखते। आपके अंदर एक सद नागरिक के सारे गुण हैं, क्या उनको आप छू सकते हैं? अस्तित्व में है वो? नहीं है। यानी जो भौतिक है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जो कुछ अस्तित्व है, उसका अस्तित्व परिणाम में होता है। अब यहाँ परिणाम क्या हुआ? परसेंटेज, कितना, उसे इन्होंने मापन कहा है। यानी जो चीज़ है उसको कितना है का उत्तर देता है, ये इसका परिणाम है। जैसे फर्स्ट डिवीजन पास हुआ, किस विषय में कितने अंक आए, इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन प्रथम श्रेणी पास हुआ, इससे लेना देना यहाँ है, ये मापन है। लेकिन साथ ही साथ SUPW में या दूसरे विषयों में आपको ग्रेड मिली, वो मापन नहीं है, वो मापन प्लस मूल्यांकन प्लस असेसमेंट है। अर्थात आपके गुणात्मक मूल्यांकन किया जाता है, वो मापन नहीं होता। संख्यात्मक जो मूल्यांकन होता है वो मापन होता है। संख्यात्मक और गुणात्मक जो आकलन आपका होगा उसे हम मूल्यांकन कहेंगे। कैंपबेल महोदय कहते हैं नियमों के अनुसार वस्तुओं और घटनाओं को प्रतीकों में व्यक्त करना ही मापन है। प्रतीकों से तात्पर्य है यहाँ अंक, ग्रेड आदि, या तो अंक अथवा ग्रेड। नियमों के अनुसार मतलब नियम है 7 पॉइंट स्केल पर ग्रेड बनी हुई है, A, B, C, D, E, F। और G, ठीक है। उन ग्रेड में से आपकी कौन सी ग्रेड है? अब ग्रेडों के अंदर परसेंटेज दे दी। जैसे A ग्रेड में दे दी 90 से 100 के बीच में। इस तरह से UGC ने 7 पॉइंट स्केल दी है, उस स्केल पर ही अंकों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यहाँ यही कहना चाह रहा है लेखक कि नियमों के अनुसार वस्तुओं और घटनाओं को प्रतीकों में व्यक्त करना ही मापन है। ये प्रतीक हो गए, कितने परसेंटेज है, किस ग्रेड में है। तीसरी बात, स्टीवंस कहते हैं मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। बात एक ही कह रहे हैं सब लोग, यह अंक करने की प्रक्रिया हो गई। यहाँ वस्तुओं को प्रतीक, और अब एक अन्य विद्वान कहते हैं मापन के द्वारा विद्यार्थियों या वस्तुओं में उपस्थित गुण, मतलब जो अंक आपने दिए, जो ग्रेड आपने दिए, वो उसके गुणों को दिए, उसकी विशेषताओं को दिए। तो इस तरह से यह आगे कहता है कि जो गुणों को आपने अंक दिए हैं या ग्रेड दी है, वह गुणात्मक भी हो सकता है और मात्रात्मक भी, अर्थात दोनों नहीं, गुणात्मक भी हो सकता है और मात्रात्मक भी। यदि ये होता कि गुणात्मक एवं मात्रात्मक, तो यहाँ ये मूल्यांकन की श्रेणी में आ जाता।
तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि किसी भी चीज़ के एक पक्ष को मापना और कितने का उत्तर देना मापन है। सामान्य सा अर्थ है इसका, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम नाप सकते हैं, जिसे हम माप सकते हैं, जिसे तोल सकते हैं, ये सब किस में है? मापन की श्रेणी में। मान लीजिए कोई बालक है, उस बालक की लंबाई 4 फीट है, तो ये क्यों हुआ? मापन। अब उस 4 फुट के बालक में इंटेलिजेंसी कितनी है? क्या IAS की एग्जाम पास कर लेगा, RAS कर लिया या IPS कर लिया? तो ये उसका क्या है? गुणात्मक पक्ष। और इसका परिमाणात्मक पक्ष क्या हुआ? 4 फीट BA MA, ये अर्थात जिसके क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव गुणों को हम माप सकते हैं, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, आवाज़ कर सकते हैं, उन सबको मूल्यांकन कहते हैं। लेकिन जिसे केवल देख सकते हैं, माप सकते हैं, नाप सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम मापन कहते हैं। अब बात करते हैं मापन और मूल्यांकन में अंतर। मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है? मापन और मूल्यांकन के अर्थ को अपन इस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे मापन में अंकात्मक रूप देने की क्रिया है। मापन में केवल अंकों के माध्यम से ही हम बालक की जांच कर सकते हैं, उसकी गुणों की जांच नहीं कर सकते। जबकि मूल्यांकन में महसूस भी किया जा सकता है कि बालक में ये गुण हैं अथवा नहीं, उसके व्यवहार का पता चलता है, उसके चाल ढाल का पता चलता है, उसके अंदर क्या स्किल्स हैं उनका पता चलता है, तभी मूल्यांकन संभव है। लेकिन यहाँ इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और केवल बालक ने रट के अंक प्राप्त किए, कैसे किए, उसको यहाँ मूल्यांकित किया जाता है। और मापन एक साधन है किस चीज़ का? बालक को प्रमोट करने का, जबकि मूल्यांकन एक साध्य है। तीसरा है, मापन के द्वारा भविष्यवाणी संभव नहीं, केवल हम उसको अगली कक्षा में कर सकते हैं। और मूल्यांकन के माध्यम से हम भविष्यवाणी कर सकते हैं बालक की कि ये बालक आगे चल के क्या बनेगा, क्या करेगा। और मापन का क्षेत्र बहुत ही संकुचित है, यानी छोटा है। क्यों? क्योंकि ये केवल एक पक्ष का मूल्यांकन करता है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, यानी फिजिकली ये वेरीफाई करता है। और ये फिजिकली भी और मेंटली भी, स्किल वाइज भी, हर दृष्टि से यहाँ मूल्यांकन किया जाता है। इसीलिए इसके क्षेत्र को बहुत बृहद या विस्तृत या व्यापक कहा गया है। आगे तुलनात्मक अध्ययन मूल्यांकन के मापन के माध्यम से नहीं किया जा सकता। मापन के द्वारा हम 2 व्यक्तियों के बारे में, 2 क्लासों के बारे में, 2 ग्रुप्स के बारे में अध्ययन नहीं कर सकते, लेकिन मूल्यांकन के माध्यम से हम ये महसूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मूल्यांकन में बालक का ओवरऑल अचीवमेंट देखा जाता है और मापन में केवल अंकात्मक दृष्टि से बालक को देखा जाता है। और मापन का कार्य केवल अंक प्रदान करना है। जबकि मूल्यांकन का कार्य विस्तृत जानकारी देना है। यानी केवल अंक प्रदान करने का काम करता है। यानी 100 अंकों का पेपर है, 100 अंकों के पेपर में से संयोग ऐसा बैठ गया कि आप जो रट के गए थे वही प्रश्न आ गए,
तो उनमें अंक आपके जाहिर सी बात है ज़्यादा आएंगे, लेकिन उस विस्तृत जानकारी उस विषय वस्तु की नहीं दे पाएगा, जितना रटा है उतना ही दे पाएगा। लेकिन बालक ने जो समझा है, बालक ने जो अपने हृदयंगम किया है, वो चीज़ हम मूल्यांकन के माध्यम से जान सकते हैं। नंबर 7, यह प्राचीन विधि है। यानी पहले परीक्षा होती थी, परीक्षा के आधार पर पास कर दिया जाता और फ्री। प्रायोगिक परीक्षा नहीं होती थी, मौखिक परीक्षा नहीं होती थी, केवल लिखित परीक्षा के आधार पर बालक को अंक प्रदान करके दे दिया जाता। लेकिन मूल्यांकन की श्रेणी में मूल्यांकन एक नवीन धारणा है। क्यों है नवीन धारणा? क्योंकि इसमें जो 21वीं सदी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली। इसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली काम में ली जाती है। इसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न लिए जाते हैं, निबंधात्मक प्रश्न लिए जाते हैं, मौखिक परीक्षा ली जाती है, प्रायोगिक परीक्षा ली जाती है, तभी बालक की सारी जानकारी हमें हासिल हो पाती है, जबकि मापन में ऐसा नहीं है। अगला है मापन में समय, धन व श्रम कम खर्च होता है। और मूल्यांकन एक खर्चीली विधि है। इसका तात्पर्य है कि समय, धन और श्रम कम खर्च होता है। कम तो होगा ही, क्योंकि बालक के एक पक्ष की जानकारी ले रहे हैं, और मूल्यांकन में अधिक खर्च होता है। क्यों? क्योंकि उसमें मूल्यांकन का जो क्षेत्र है, जो दायरा है, वो बहुत बड़ा है। उसमें मौखिक परीक्षा अलग ली जाएगी, लिखित परीक्षा अलग ली जाएगी, प्रायोगिक परीक्षा अलग ली जाएगी, निरीक्षण के माध्यम से बालक के अचीवमेंट्स देखे जाएंगे, दूसरे टीचर से भी रिपोर्ट ली जाएगी। इस तरह से यह विधि की खर्चीली विधि है, लेकिन श्रेष्ठ है। और लास्ट है मापन मूल्यांकन का एक अंग है। और मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अंग है। अर्थात मापन के द्वारा एक ही पक्ष का हम जांच कर सकते हैं, इसलिए यह मूल्यांकन का अंग है। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंग किसे माना है? मूल्यांकन। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार से हम बालक को मूल्यांकित करते हैं, बालक को देखकर करते हैं, बालक को सुनकर करते हैं, बालक के प्रश्नों के उत्तरों को देखकर करते हैं, बालक की रचनात्मक सोच को देखते हैं, क्रिएटिविटी को देखते हैं, उसके कौशलों को देखते हैं, उसकी प्रायोगिक परीक्षा लेकर देखते हैं। तो इस तरह से मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अंग हुआ, और जबकि मापन मूल्यांकन का ही एक अंग हुआ। इस तरह से इसके अंतर को हम स्पष्ट कर सकते हैं कि मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है। अब हम बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया मापन और मूल्यांकन में अंतर। अब तीनों चीज़ों में आप क्लियर हो गया, आकलन किसे कहते हैं, मूल्यांकन किसे कहते हैं और मापन किसे कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो छोटी कक्षाएं होती हैं, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, इनका निरंतर कंटिन्यू मूल्यांकन क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है।
सतत मूल्यांकन छोटी कक्षाओं में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके माध्यम से हमें बालकों की संपूर्ण क्रियाओं का पता चलता है। तो बात करते हैं कि उच्च प्राथमिक जो कक्षाएं होती हैं उसमें सतत मूल्यांकन क्यों किया जाता है। विद्यार्थियों की प्रगति और व्यवहारगत परिवर्तनों का पता लगाना। पहली है विद्यार्थियों की प्रगति व व्यवहारगत परिवर्तनों का पता लगाना। मूल्यांकन इसलिए किया जाता है ताकि हमें पता लगे कि बालक की प्रोग्रेस क्या है, बालक ने कितना पढ़ा, कितना सीखा। इसके साथ साथ वो अपने व्यवहार में उन चीज़ों को ढाल रहा है या नहीं, उसमें व्यवहारगत परिवर्तन हुए कि नहीं। उद्देश्यों में लिखते हैं ना अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, जो उद्देश्य हम निर्धारित करते हैं कि जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं उस पाठ के माध्यम से बालकों में ये परिवर्तन हो सकेंगे, क्या वो हुए, इस बात का पता हमें मूल्यांकन के माध्यम से चलता है। इसीलिए सतत मूल्यांकन हम छोटी कक्षाओं के बच्चों का करते हैं। व्यक्तिगत और विशेष जरूरतों को पहचानना। व्यक्तिगत व विशेष सतत मूल्यांकन के माध्यम से बालक की व्यक्तिगत समस्याओं का भी हमें पता चलता है। मान लीजिए कोई बालक कक्षा में कम रहता है या उसको उपलब्धि सही नहीं है, तो उससे व्यक्तिगत बात की जा सकती है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तो बालक अपनी व्यक्तिगत समस्या को बताएगा, उसकी समस्या का हम समाधान कर देंगे। इसलिए मूल्यांकन जरूरी है। और विशेष ज़रूरतों को पहचानना, अर्थात जो बालक कक्षा में, कई बालक ऐसे होते हैं जो शिक्षक के अच्छा पढ़ाने के बावजूद भी नहीं पढ़ पाते, नहीं सीख पाते, तो उनको ऐसा क्या किया जाए कि वो अच्छे तरीके से सीख सकें। इस बात का भी हमें सतत मूल्यांकन के माध्यम से ही पता चलता है। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाना। इसकी आवश्यकता इसलिए भी है, एक कारण ये भी है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की जो योजना है किस तरह से बनाएं कि हमारे बालक अच्छे तरीके से सीख सकें, इसलिए भी इसकी आवश्यकता है। विशेष रुचि के क्षेत्रों को पहचानने में मदद। इसके माध्यम से हमें बालक की किन क्षेत्रों में विशेष रुचि है का भी पता लगता है। किसके माध्यम से? मूल्यांकन के माध्यम से, कि बालक की रुचि किस क्षेत्र में अधिक है, डांसिंग में है, गाने में है, निबंध में है। और अगली है विद्यार्थियों को कुछ उपलब्धि प्राप्त कर पाने की भावना के विकास के लिए प्रोत्साहित करना। विकास की भावना के द्वारा कुछ करने हेतु प्रेरणा। अर्थात मूल्यांकन के माध्यम से ही हम बालक को प्रेरित कर सकते हैं कि वो कुछ करे। मूल्यांकन हमने नहीं किया है बालक का, तो हमें पता नहीं चलेगा कि बालक के लेवल क्या है, लेकिन हमने उसका मूल्यांकन किया है तो हम उसके विकास के लिए उसको प्रेरित कर सकते हैं। महापुरुषों की जीवनी सुना सकते हैं, अच्छे आईएएसओं की कहानी सुना सकते हैं, अच्छे आरएएस ऑफिसर्स की सुना सकते हैं, अच्छे शिक्षकों की सुना सकते हैं, तो हम उसे आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं।
अगला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाना। एक कारण ये भी है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो हमने यहाँ योजना बनाई थी वो योजना क्रियान्वित हुई या नहीं, इस बात का पता चल जाएगा। अब जो क्रियान्वित हुई उसमें नहीं हुई, उन चीज़ों के माध्यम से हम इस प्रक्रिया को बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये बात हमें सतत मूल्यांकन के माध्यम से ही पता चलती है। अधिगम की प्रगति के मापदंड तय करना। अर्थात जो हमारे सीखने की प्रगति है उसके मापदंड किस स्तर पर बालक सीखा, किस स्तर पर सीखना चाहिए था, इसके मापदंड भी हम मूल्यांकन के माध्यम से ही निर्धारित करते हैं। और व्यापक एवं नियमित मूल्यांकन, व्यापक व नियमित करना। अर्थात शिक्षण के हर डायमेंशन से हमें मूल्यांकन करना है ताकि बालक के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके, और नियमित करना है, रेगुलर करना है। जब पाठ समाप्त हो जाए तुरंत हमें बालक का मूल्यांकन करना है। इस तरह से इन कारणों के माध्यम से उच्च प्राथमिक कक्षाओं में सतत मूल्यांकन बहुत ही आवश्यक है। थैंक यू।